Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lecture जो कि हमारा previous lecture में हमने देखा था structure of shoulder. ठीक है, structure of shoulder जो उसके joints जो glenohumeral joint के साथ साथ जो दूसरे joints थे sternoclavicular, acromioclavicular, ठीक है, coracoclavicular joint उनको देखा था. आज जो है हम देखेंगे ये वही जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसके हम मसल्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट देखेंगे. ठीक है, फ्लेक्जन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जो प्राइम फ्लेक्सर्स हैं उसके अंदर यानी कि जो मूवमेंट इनिशिएट करवा रहे हैं वो हैं इंटीरियर डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर उसका क्लेविकुलर पोर्शन. ठीक है, वो उसके प्राइम फ्लेक्सर्स हैं. उसके बाद जो असिस्ट करा रहे हैं इसके अंदर वो है कोरेकोब्रेकियालिस और जो असिस्ट करा रहे हैं वो है कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई उसका शॉर्ट हेड. ठीक है, जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है वो भी शोल्डर जॉइंट के ऊपर उसी का मसल है, लेकिन वो आइसोलेटेड ग्लिनोह्यूमरल जो आइसोलेटेड शोल्डर की मोशन है ना उसमें वो एक्टिवेट नहीं होता. यानी कि जब आपका एल्बो और फोरआर्म मूव नहीं करा तो वो तब एक्टिवेट नहीं होगा. वो कब एक्टिवेट होगा जब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो एल्बो पे भी मूवमेंट हो रही है या एल्बो पे भी फ्लेक्जन हो रही है, ठीक है, तब वो उसके अंदर एक्टिवेट होगा. ठीक है, ये उसका दिखाए हुए पेक्टोरलिस मेजर का ये क्लेविकुलर पोर्शन, ये इंटीरियर डेल्टॉइड एंड ये कोरेकोब्रेकियालिस. देन उसके बाद एक्सटेंशन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ठीक है, एक्सटेंशन जो है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की सबसे पहले तो उसका जो प्राइम मूवर है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सारी बात है आपकी जो हमने जब इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक वर्क मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्रेविटी आपकी बॉडी पे एक्ट कर रही है, आपके आर्म ये जो अपर लिम्ब पे एक्ट कर रही है और उसे ज़मीन की तरफ खींचती है. तो उसका जो प्राइम मूवर है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, शोल्डर फ्लेक्जन की. और उसमें क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है फ्लेक्सर्स की. उस वक्त आपकी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स है. और इस वक्त जो है वो ये उस वक्त का बताया हुआ है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है कि उस वक्त रेजिस्टेंस नहीं है शोल्डर के ऊपर. ठीक है, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेड एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, विद रेजिस्टेंस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पोस्टीरियर टू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जिसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे और वो असिस्ट उसमें कौन कर रहा है, आपकी एक्सटेंशन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को पोस्टीरियर डेल्टॉइड और बाइसेप्स ब्रेकियाई लॉन्ग हेड. ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, सॉरी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, टंग स्लिप हो गया मेरे मुंह से, बाइसेप्स निकल गया. बट अब आप लोगों को पता इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि बाइसेप्स जो है वो जारी बात है इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है आर्म के, तो वो फ्लेक्जन में एक्टिवेट होगा. तो एक्सटेंशन में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. ठीक है, ये असिस्ट करेंगे जब आपके रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. देन पोस्टीरियर डेल्टॉइड एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. ये इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है एक्सटर्नल पेक्टोरल. ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर, ये लेटिसिमस टॉर्साई, टीरीज मेजर, ये भी हम इनका यहाँ पर देखते हैं कंट्रीब्यूशन. अब उसके अंदर देखें अगर हम एब्डक्शन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ठीक है, एब्डक्शन उसके अंदर कौन करवा रहा है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर. अब जब एब्डक्शन है जो सबसे पहले उसे इनिशिएट कर रहा है मूवमेंट को, वो कौन कर रहा है, एब्डक्शन सुप्रास्पाइनेटस मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा है एब्डक्शन की. और 110 डिग्री तक जो एब्डक्शन है वो कंट्रीब्यूट इसके अंदर कौन कर रहा है, सुप्रास्पाइनेटस. इनिशिएट जो एब्डक्शन की मूवमेंट करता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर वो है सुप्रास्पाइनेटस. ठीक है, और डेल्टॉइड कब एक्टिवेट होता है, डेल्टॉइड 90 डिग्री टू 180 डिग्री में एक्टिवेट हुआ होगा. ठीक है, और उसके बाद जो
आगे सुपीरियर डिस्लोकेशन से शोल्डर को बचा रहे होते हैं मसल्स, वो आगे फिर और एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें इंफ्रास्पाइनेटस है, सबस्कैपुलरिस, टीरीज माइनर, ये वाले मसल्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि आपके जो ये शोल्डर है सुपीरियर डिस्लोकेट ना हो जाए। ठीक है, आप एबडक्शन की जब मूवमेंट अभी सब परफॉर्म करके देखें, जो मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है वो है सुपरास्पाइनेटस। ठीक है, 90 डिग्री जब आप पहुंचती है, जब आपकी जो 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन पहुंचती है, ठीक है, उधर फिर आपका डेल्टॉइड मसल एक्टिवेट हो जाता है और वो थ्रू आउट 180 डिग्री तक एक्टिवेट रहता है। और सुपरास्पाइनेटस जो कि मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा है वो 110 डिग्री तक एक्टिवेट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो आगे मसल्स के ऊपर जोर चला जाता है, जिसमें आपके इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरीज माइनर है। जाहिर बात है जब आप वो आपके जो डिस्लोकेशन से बचा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि डिस्लोकेट सुपीरियरली डिस्लोकेट ना कर जाए, ऊपर से मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, सो ये आपका हो गया एबडक्शन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ये बताया हुआ है, ये सुप्रास्पाइनेटस और ये मिडल डेल्टॉइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं एडक्शन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। वो कौन करवा रहे होते हैं? ये जो यहाँ पे पिक्चर है ये वाली, ये मुझे नीचे लगा, यहाँ पे इधर इंसर्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने गलती से जो है वो इंसर्ट कर दिया, लेकिन वो यहाँ की पिक्चर है। एडक्शन अब शो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे इनिशिएट कौन कर रहा है? प्राइमरी एडक्टर्स। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें, वो कौन से होते हैं? लिटिस्मस डॉर्साई, टीरीज मेजर एंड स्टर्नोकॉस्टल पेक्टोरलिस। अगर वो आप पिक्चर को मैं आपको दिखाऊं, ये है। ठीक है, ये एडक्शन टीरीज मेजर, लिटिस्मस डॉर्साई एंड पेक्टोरलिस मेजर, ये एडक्शन मूवमेंट के क्या है? प्राइम एडक्टर्स हैं। और असिस्ट इन्हें कौन कर रहा है एडक्शन में? इन्हें बाइसेप्स और ट्राइसेप ब्रेकियाई असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम मूवर्स लिटिस्मस डॉर्साई, टीरीज मेजर, और इन्हें जो उनमें असिस्ट कर रहे हैं वो आपके हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई आई एंड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, और अगर आपका जो वो कंपोनेंट है जो एडक्शन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, अगर आपने उसके अंदर और अगर आपका जो आर्म है वो 90 डिग्री से अबव है और फिर आपने एडक्शन करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो मसल्स हैं वो उसके अंदर कोरेकोब्रेकियालिस और सबस्कैपुलरिस मसल भी उसके अंदर असिस्ट कर रहे होते हैं। जो एडक्शन है वो भी जिस तरह एडक्शन जो एक्सटेंशन की तरह है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, और जो आपके एबडक्टर्स हैं वो स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसी तरह जिस तरह जब हम एक्सटेंशन करते हैं शोल्डर की, तो फ्लेक्सर्स हमारी स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो यही है कि जब आपके पास रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो प्राइमरी एडक्टर्स कौन से हैं? ये वो है जब जिस तरह सेम एज एक्सटेंशन, जब रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं है तो आप ग्रेविटी की फोर्स आप एडक्शन आपकी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब रेजिस्टेंस अप्लाई है, यानी कि आपके मसल्स उसमें वर्क, जब मसल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट करके आपको लेके आ रही हैं, एडक्ट करवा रहे हैं आपके जॉइंट को, तो उसके अंदर कौन से हैं? लिटिस्मस डॉर्साई, टीरीज मेजर एंड स्टर्नोकॉस्टल पेक्टोरलिस। ठीक है, और जब आपका हाथ अबव 90 डिग्री में एबडक्टेड हुआ है और उससे आपने एडक्शन करनी है, तो देन आपके सबस्कैपुलरिस और कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स जो हैं वो भी साथ असिस्ट करवाते हैं। ठीक है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल और इनवर्ड रोटेशन ऑफ ह्यूमरस रिजल्ट्स प्राइमरीली फ्रॉम द एक्शन ऑफ सबस्कैपुलरिस एंड टीरीज मेजर, both attaching the interior side of humerus with the subscapularis. ठीक है, muscles attaching to the posterior aspect of a humerus, particularly infraspinatus and teres minor, produce lateral or outward rotation with some assistance from the posterior deltoid. आपके ये जो मसल्स अटैचिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, पोस्टीरियरली जो ह्यूमरस के साथ लग रहे होते हैं, जैसे कि आपका इंफ्रास्पाइनेटस है वो पोस्टीरियर ह्यूमरस के साथ लग रहे हैं, और वो कहाँ से आ रहे होते हैं? इंफ्रास्पाइनेटस जो स्कैपुला की स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला की जो ऊपर है वो है सुप्रास्पाइनेटस, और जो उस स्पाइन के नीचे है वो है इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर कहाँ लगा होता है? ये स्कैपुला के बॉर्डर पे लगा होता है, लोअर बॉर्डर पर। ठीक है, वो भी जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? वो भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहा है, तो वो लेटरल रोटेशन वो करवा रहे होते हैं। ठीक है,
अब जो मसल्स एंटीरियर टू द जॉइंट प्रेजेंट हैं वो हॉरिजेंटल एडक्शन कराएंगे, और जो मसल्स पोस्टीरियर टू जो जॉइंट प्रेजेंट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, वो क्या कराएंगे, वो एबडक्शन कराएंगे। ठीक है, और एंटीरियर टू जॉइंट मसल्स कौन से प्रेजेंट है, पेक्टोरियलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड, क्रैकोब्रेकियालिस। ठीक है, ये आपकी करा रहे हैं हॉरिजेंटल एडक्शन। और इसी तरह जो पोस्टीरियर टू जॉइंट है और जो मसल्स पोस्टीरियर टू जॉइंट प्रेजेंट है वो क्या करवा रहे हैं, हॉरिजेंटल एबडक्शन। और उनमें कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं, जाहिर बात है आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड प्रेजेंट होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर पोस्टीरियर टू द जॉइंट लगे होते हैं, तो वो क्या करवाएंगे, हॉरिजेंटल एबडक्शन करवाएंगे। ठीक है, ओके। रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है, ये 4 मसल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें रोटेटर, जो कि रोटेटर कफ मसल्स बना रहे होते हैं, जिसमें एक क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरीज माइनर मसल, ये सब मिलके क्या है, रोटेटर कफ मसल्स। और इनका ये टेंडन है, यहाँ से कंबाइंड टेंडन यहाँ से ऊपर से गुजर रहा होता है, और इनकी जब वीकनेस हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, या कभी कभी ये यहाँ से इनका जो टेंडन है वो इम्पिंजमेंट कॉज कर रहा होता है, ठीक है, इम्पिंज कर रहा होता है, उसकी वजह से भी सिम्टम आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसका। ठीक है, लोड्स ऑन द शोल्डर, जो शोल्डर के ऊपर लोड्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी जिस तरह हम कोई चीज़ उठा के नीचे से ऊपर रखनी है, ये लोड ही है ना शोल्डर पर। इसमें जो हमने डिफरेंट जॉइंट्स पढ़े थे शोल्डर के ऊपर, स्टेर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमियोक्लेविकुलर, क्रैकोक्लेविकुलर, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा लोड किसके ऊपर होता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट जो आर्म को है वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। When analyzing the effect of body position, we may assume that body weight acts at the body center of gravity। ठीक है, हम यही करते हैं ना कि जो बॉडी वेट कहाँ पे कैसे एक्ट एज ए बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक बॉडी का सेंटर ऑफ एक सेंटर होता है और उसके ऊपर आपका, ठीक है, बॉडी वेट सारा उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है, यही हमने पढ़ा था। इसी तरह ही जब हम एक जो बॉडी जो सेगमेंट्स हैं उनका भी एक क्या होता है, सेगमेंटल सेंटर मास होता है, ठीक है, जो वेट ऑफ ईच ऑफ द बॉडी सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आर्म है, ठीक है, वो बॉडी सेगमेंट है, उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, जो कि जिस तरह हमने सस्पेंशन में भी पढ़ा था कि वो एक सेंटर होता है, उसके ऊपर जब हम सस्पेंशन लगाते हैं, ये खैर इसका सस्पेंशन से कोई लिंक नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह एक बॉडी सेगमेंट्स है उसका भी एक सेंटर है। ठीक है, अब इसमें when analyzing the effect of position of body segments on a joint such as shoulder, we assume that the weight of the each segment act as a segmental center of mass. The moment arm for the entire arm segment with respect to the shoulder is therefore the perpendicular distance between the weight vector and the shoulder। ठीक है, ये देखें, ये इसका perpendicular distance, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आर्म एक्सटेंड है, ठीक है, फ्लेक्स नहीं हुई तो ज़्यादा उसे वर्क करना पड़ेगा, और अगर फ्लेक्स कर देगी शोल्डर तो आपकी शोल्डर के ऊपर जो है लोड मैनेज हो जाएगा, ठीक है, उसे वो आसानी से, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट आर्म है वो छोटी हो जाएगी। ये देखें, ये आर्म वेट और ये वेट फैक्टर हर पॉइंट पे ये डिफरेंट है, ठीक है, हर पॉइंट पर। When the elbow is in flexion, the effect of upper arm and the forearm hand segment must be analyzed separately। यानी कि जब एल्बो फ्लेक्शन में है तब जो है वो जो सेगमेंट्स के एनालिसिस है वो अलग है, जब आर्म शोल्डर जो एल्बो की वो एक्सटेंड है, ठीक है, एल्बो एक्सटेंशन के अंदर है, तब उसका जो है वो वेट उसका अलग से होगा। Although the weight of the arm is only approximately 5% of body weight, the length of the horizontally extended arm creates large segment movement arms and therefore large torques that must be countered by the shoulder muscles। ठीक है, जब आपका एक वो जो हमने लीवर्स में पढ़ा था, ठीक है, जो हमने लीवर्स में पढ़ा था कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो क्या अफेक्ट आता है, और जब डिस्टेंस कम हो जाता है, वही इधर भी बात है कि सारी बात है, जब आपकी आर्म एक फुल है, एक्सटेंड है, एल्बो एक्सटेंड हुई है, तो आपके शोल्डर को ज़्यादा उस पर, ठीक है, ज़्यादा जो है उसके वेट उठाना पड़ेगा, और जब आर्म उसकी आपने फ्लेक्स की हुई है
When these muscles contract to support the extended arm, the glenohumeral joint sustains compressive forces estimated to reach 50% of the body weight. और ये जब लोड कब रिड्यूस हो जाएगा, जब आपकी एल्बो फ्लेक्स होगी तो ये जो वो लोड है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट एंड मूवमेंट आर्म्स ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड. अब इसकी वजह से जो एर्गोनॉमिस्ट्स हैं, एर्गोनॉमिस्ट जो कि जिस तरह वर्किंग प्लेस जो होते हैं वो बताते हैं कि ये वाली प्लेस जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंकर्स के लिए ये वाली प्लेस ऐसे होना चाहिए, उनका डेस्क ऐसा होना चाहिए, उनकी जो चेयर ऐसी होनी चाहिए. ठीक है, ये एर्गोनॉमिस्ट होते हैं जो ये चीज़ें बताते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंजरीज नहीं होती हैं. तो अब उन्होंने ये कहा है, बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ आर्म पोजिशन ऑन शोल्डर लोडिंग, एर्गोनॉमिस्ट रिकमेंड दैट वर्कर्स सीटेड एट अ डेस्क और अ टेबल अटेम्प्ट टू पोजिशन द आर्म्स. ठीक है, उनकी आर्म्स कैसी होनी चाहिए, 20 डिग्री और लेस 20 डिग्री और लेस ऑफ एबडक्शन होनी चाहिए और 25 डिग्री ऑफ फ्लेक्जन होनी चाहिए आर्म्स में. ठीक है, 25 डिग्री या उससे कम फ्लेक्जन हो आर्म में जब वो डेस्क के ऊपर बैठे. ठीक है, डेस्क के ऊपर उनका ये शोल्डर जो उनका अपर लिम्ब है जब उनकी डेस्क के ऊपर हो तो उसके ऊपर पोजीशन क्या होनी चाहिए, 20 डिग्री एबडक्शन या उससे थोड़ी सी कम, या फिर 25 डिग्री और या उससे थोड़ी सी कम फ्लेक्जन होनी चाहिए. आपको इस पूरे में ये पता होना चाहिए, बेसिकली जो सारी समरी है इसे कोई इतना मेमोराइज करने की ये ज़रूरत नहीं है. आपको ये इसके अंदर पता होना चाहिए कि जब मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगी तब क्या अफेक्ट है, और जब मूवमेंट आर्म कम हो जाएगी तब क्या अफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और जो वर्कर्स हैं जो अपनी ओवरहेड एक्टिविटीज़, जो उनकी आर्म ज़्यादातर ओवरहेड रहती हैं, उनका डिजेनरेटिव टेंडनाइटिस इन द बाइसेप्स एंड सुप्रास्पाइनेटस जो है वो ससेप्टिबल होती हैं कि उन्हें यहाँ पे जो उनका टेंडन है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि जो हमारे शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर से यहाँ पे टेंडन गुजर रहा है ना, बाइसेप्स का भी टेंडन है, फिर सुप्रास्पाइनेटस मैंने आपको बताया उसका भी टेंडन है, तो उनका वहाँ पे टेंडनाइटिस हो सकता है जो ज़्यादातर ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं और फिर रिपीटेटिवली कर रहे हैं ओवरहेड, तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, इसका आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका लोड ऑफ शोल्डर इंक्रीज कब होता है, जब आपकी मूवमेंट आर्म यानी कि आपकी एल्बो फ्लेक्स नहीं है, एल्बो एक्सटेंडेड है, तो लोड शोल्डर का इंक्रीज हो रहा है. जब आपकी जो एल्बो है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, तो लोड रिड्यूस हो रहा है शोल्डर पर. ठीक है, ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए. उसके बाद कॉमन शोल्डर इंजरीज, जिसके अंदर आपकी जो इंजरीज हैं उनके अंदर हैं डिस्लोकेशंस, रोटेटर कफ डैमेज, सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी, रोटेशनल इंजरीज, ये इनके अंदर कॉमन है. डिस्लोकेशन अगर हम देखें तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, मोस्ट कॉमन इसकी डिस्लोकेशन होती है. क्यों? क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी डीप नहीं होती है और ग्लिनॉइड लेब्रम से वो ऊपर जो है उसके ग्लिनॉइड लेब्रम होता है और उससे सिर्फ उसे ज़्यादा सपोर्ट मिली होती है, वरना ग्लिनॉइड कैविटी इतनी डीप नहीं होती है. इस वजह से शोल्डर अनस्टेबल जॉइंट है. द लूज स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इनेबल्स एक्सट्रीम मोबिलिटी बट एंड उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी उसकी कम होती है. इस वजह से डिस्लोकेशन इसके अंदर इंटीरियर डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, इंफीरियर डायरेक्शन में भी हो सकती हैं. सुपीरियरली जो स्ट्रॉन्ग सुपीरियर या आपके कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट लगा होता है. ठीक है, कोरोकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस को आपस में कनेक्ट उसके दरमियान में लगा होता है और ये सुपीरियर जो है ना डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट यानी कि सुपीरियर डिस्लोकेशन को ये प्रिवेंट करता है. मोस्ट कॉमन जो शोल्डर जॉइंट पे डिस्लोकेशन है ना, वैसे हर तरफ से हो सकती है, सुपीरियरली भी हो सकती है, इंटीरियरली भी हो सकती है, पोस्टीरियरली भी हो सकती है, इंफीरियरली भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो डिस्लोकेशन है शोल्डर पे वो इंटीरियर डिस्लोकेशन है. और वो कब होती है, इंटीरियर इंफीरियर डिस्लोकेशन होती है वो जब आपकी शोल्डर एबडक्टेड होती है. ठीक है, एबडक्टेड और फिर एक्सटर्नली रोटेटेड हो. तो अगर आप ये मूवमेंट करके देखें, एबडक्शन करें और एक्सटर्नल रोटेशन करें, आप फील करेंगे कि आपका जो ये हेड है वो इंटीरियर और इंफीरियर गया. ठीक है, तो उसमें ये डिस्लोकेशन बहुत कॉमन होती है. और ये जो फैक्टर्स होती हैं जो कि आपके जॉइंट को डिस्लोकेशन मतलब प्रोन टू डिस्लोकेशन करती हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होती हैं. ग्लिनॉइड फोसा का जो इनएडिक्वेट साइज है, ठीक है, उसकी जो कैविटी डीप नहीं है उसकी वजह से, इंटीरियर टिल्ट ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा, ठीक है, और रोटेटर कफ मसल्स के डेफिसिट. फॉर एग्जांपल अगर किसी के रोटेटर कफ मसल्स, क्योंकि वो शोल्डर जॉइंट के ऊपर से आ रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर आ रहे होते हैं, अगर वो किसी के वीक हैं तो जाहिर बात है वो डिस्लोकेशन को रोक नहीं सकेंगे.
ठीक है। इसी तरह किसी का बाइसेप्स वीक है तो भी डिस्लोकेशन जो है वो हो सकती है। और ग्लिनोजुबरल जॉइंट की जो डिस्लोकेशन है वो किसी के कोई लार्ज एक्सटर्नल फोर्स, कोई ज़्यादा अमाउंट में एक्सटर्नल फोर्स किसी एक्सीडेंट के दौरान लगी है, ठीक है, तो भी जैसे कि रेसलिंग है, फुटबॉल इंजरीज होती हैं, उसके अंदर भी ये डिस्लोकेशन कॉमन है, एंटीरियर डिस्लोकेशन। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जो ग्लिनोइड लेब्रम है वो जेनेटिकली बहुत लेग्जिटी होती है। उनका जो ग्लिनोइड, ये ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल जो लेग्जिटी है ना, जिस तरह कुछ जॉइंट में ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनकी जॉइंट जो होती है ना बड़ी, उनके अंदर लेग्जिटी होती है, यानी कि उनका पता नहीं चलता कौन के जॉइंट कभी कभी ऐसे ही मूवमेंट की किसी ने फॉर एग्जांपल एबडक्शन और उसका जॉइंट डिसलोकेट हो गया। किसी किसी बंदे के जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेग्जिटी होती है, ठीक है। ये जेनेटिक फैक्टर भी कुछ कुछ लोगों के अंदर होता है कि वैसे ही कोई ऐसे ही मूवमेंट किया, फॉर एग्जांपल एबडक्शन किया, फ्लेक्जन किया और उनका जॉइंट जो है वो कैविटी से बाहर आ जाता है। कुछ यानी कि कोई कैप्सूलर लेग्जिटी होती है कुछ कुछ लोगों के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर भी कुछ कुछ लोगों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिसलोकेशन हो गया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं रोटेटर कफ डैमेज। रोटेटर कफ बेसिकली क्या है, ये जो इंजरी है वर्कर्स और एथलीट्स दोनों में ही होती है, और उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें ओवरहेड मूवमेंट्स, जिसके अंदर आपकी एबडक्शन और फ्लेक्शन और साथ मीडियल रोटेशन, ठीक है, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन और विद मीडियल रोटेशन अगर है तो उसकी वजह से रोटेटर कफ जो है। अच्छा, रोटेटर कफ में अगर हम देखें तो कोई एक इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। अगर मैं आपको उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताऊं तो उसके अंदर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्जन और एबडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे रोटेटर कफ मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके जो शोल्डर जॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं, ये मसल्स आ रहे होते हैं, उन्होंने सराउंड किया होता है जॉइंट को, टेंडन उनका फिर जाकर वो एक रोटेटर कफ बना रहा होता है, ठीक है, कफ बना रहा होता है, इसी वजह से इसे रोटेटर कफ कह रहे होते हैं। तो जिनकी ये ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं, जब आप एबडक्शन कर रहे हैं, फ्लेक्जन कर रहे हो तो क्या होता है कि बेसिकली इसे सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब इस तरह ही हम फ्लेक्जन और एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो आपका क्या हो रहा है, जो रोटेटर कफ का टेंडन है ना, वो जो ऊपर सराउंडिंग बोन होती है उसके साथ बार बार टकरा रहा होता है, ठीक है। जब वो टकराता है बार बार, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो जाता है, वो एक तकलीफ बनती है, ठीक है, पेन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाती है, वो जो टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो बरसा है उसके जो उधर बरसा भी प्रेजेंट होता है, सबएक्रोमियल बरसा, ठीक है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और इंतहाई ये पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें वो जाहिर बात है मूवमेंट भी आपकी इंटरनल रोटेशन भी आप लिमिटेड कर सकते हैं, इंटरनल रोटेशन काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। वैसे सब मसल्स ही पूरा रोटेटर कफ इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादा सुप्रास्पाइनेटस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बेसिकली कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में आपका जो शोल्डर का जो आपका ये इंटीरियर रीजन है, ठीक है, शोल्डर के इंटीरियर रीजन में और सुपीरियर रीजन में टेंडरनेस होती है, कि मतलब आप हाथ भी लगाते हैं तो आपको, ठीक है, वो दर्द महसूस होता है बहुत ज़्यादा। और आपके ज़ाहिरी बात है जब ये रोटेटर कफ जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब बार बार उधर तकलीफ होगी आप मूवमेंट नहीं करेंगे, आप एक जगह पे अपने बाजू को रोक के रखेंगे, उनकी वीकनेस प्रोग्रेसिव फिर ग्रेजुअली क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो रोटेटर कफ मसल्स की वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से इससे ये रोटेटर कफ डैमेज के अंदर भी आ रही होती है, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पिंजमेंट, ये इम्पिंजमेंट थ्योरी भी है, ठीक है। इम्पिंजमेंट थ्योरी इस वजह से मैंने यहाँ पे इसे बताया है, आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि किस तरह से इम्पिंजमेंट हो रही है, ठीक है। रोटेटर कफ मसल्स जो है वो जब हम फ्लेक्जन और एबडक्शन कर रहे हैं तो ऊपर क्योंकि हमारी बोन भी है, ठीक है, और ये फिर साथ मसल्स हैं, बरसा है, और बार बार ये जो बोन के साथ टेंडन्स टकराते हैं, जब वो बार बार उसके साथ रब कर रहे हैं तो वो क्या हो, टेंडन उधर इम्पिंजमेंट उनकी हो रही है, ठीक है, उस बोन के साथ लग लग के वो बार बार टकरा के उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर टेंडनाइटिस हो जाता है, टेंडन इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके अंदर।
और उसमें आपका सुपीरियर और इंटीरियर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन आता है, और जाहिर बात है जब आप दर्द होगा तो आप मूवमेंट नहीं करेंगे, ग्रेजुअली क्या होती है रोटेटर कफ की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। और ये कौन कौन सी एक्टिविटी, ये जिस तरह वर्कर्स में होती, ये एथलीट्स में होता है, जैसे कि आप जब स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग में भी आपके ओवरहेड आपका हाथ जा रहा होता है। इसी तरह ही टेनिस जो खेल रहे हैं, ठीक है, टेनिस प्लेयर्स हैं, उनके ओवर हेड एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। स्विमिंग जो कर रहे होते हैं, स्विमर्स होते हैं, उनके अंदर इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, स्विमर्स शोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगर बीच में इसकी डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपका, जैसे कि ये जो कुछ कहते कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स कुछ लोग कहते, कुछ लोगों में आ जाते हैं, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, कैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक्रोमियन जो आपकी जो एक्रोमियल जो जॉइंट है ना, उसके अंदर कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। जब उसके अंदर ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आफ्टर आर्थराइटिस, ठीक है, कोई किसी को यहाँ का आर्थराइटिस हुआ है, ठीक है, जिसने शोल्डर जॉइंट्स के जॉइंट को इन्वॉल्व किया है, और वो आर्थराइटिस जाहिर बात है ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, फिर वो इम्पिंज कर रहे हैं बार बार, वो रोटेटर कफ के जो टेंडन है उसमें जाके टकरा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है, ठीक है। और कुछ कहते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि उसके अंदर आपकी जो स्पेस है कम होती है, जो टू नैरो स्पेस एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो आ रहा होता है और ह्यूमरस का जो हेड है, इसके वो कहते हैं इसकी स्पेस इतनी बहुत कम होती है, वो नैरो स्पेस की वजह से ही जो मसल्स वहाँ से फिर जब गुजर रहे होते हैं, वो जब हम ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं, वो मसल्स फिर बार बार उस नैरो स्पेस होने की वजह से बोन के साथ टकरा रहे होती हैं, और इस वजह से उनमें इम्पिंजमेंट आ जाती है, ठीक है। फिर वो अलग-अलग एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। सो बेसिकली इसकी जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है। देन सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी भी इसकी एक जो शोल्डर के जो इंजरीज हैं, कॉमन इंजरीज ऑफ शोल्डर, ठीक है, उसके अंदर एक देखी जाती है। उसके अंदर जो सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी है वो क्या है, ये किन किन लोगों में होते हैं, वो मोस्टली एथलीट्स में होती हैं, वो जो और उन एथलीट्स में जिनकी ओवर हेड एक्टिविटीज़ और ये जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, ये कॉमन है, वो भी जारी बात है ओवर हेड एक्टिविटी है। और ये किन किन लोगों में देखा गया है, बेसबॉल, फुटबॉल, रैकेट बॉल प्लेयर्स, उन लोगों के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। डांसर्स के अंदर भी देखी गई हैं, जिमनास्ट्स के अंदर भी ये चीज़ें देखी गई हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सब स्कैपुलर जो नर्व होती है, ठीक है, जो कि आपके सुप्रा स्कैपुलर नॉच, ठीक है, वहाँ से जो आती है सब स्कैपुलर नर्व, उसकी बेसिकली क्या हो जाती है, वो कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है। सब स्कैपुलर नर्व कंप्रेस हो रही होती है, और वो कहाँ से आ रही होती है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच जो है उससे आ रही होती है। और बेसिकली इसके अंदर ये देखा गया है कि जब शोल्डर की एबडक्शन हुई और लेटरल रोटेशन हुई, तो उससे क्या हो जाता है, ये जो नर्व है कभी कभी स्ट्रेच हो जाती है, सब स्कैपुलर नर्व, तो उसके भी साइंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सब स्कैपुलर जो न्यूरोपैथी है उसमें क्या होता है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उसमें सब स्कैपुलर नर्व जो कि सुप्रा स्कैपुलर नॉच से आ रही होती है, ठीक है, वो बेसिकली कंप्रेस हो जाती है। और वो कंप्रेस किस तरह होती है, जिस तरह एथलीट्स हैं जो कि ओवर हेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह वॉलीबॉल है, ठीक है, डांसर्स में भी ये चीज़ देखी गई है, जिमनास्ट्स में देखी गई है ये चीज़, कि वो जिस तरह ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं, एबडक्शन और फिर साथ उसके लेटरल रोटेशन, उसमें क्या हो जाता है, ये जो सब स्कैपुलर नर्व है ये जो है वो उसकी रिपीटेडली क्या हो रही होती है, स्ट्रेचिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी उसकी वजह से कॉज करती है। और रोटेशनल इंजरीज, ठीक है, रोटेशनल इंजरीज में क्या है, टीयर्स ऑफ द लेब्रम, द रोटेटर कफ मसल्स एंड द बाइसेप्स ब्रेकियाई टेंडन आर अमंग द इंजरीज दैट में रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड फोर्सफुल रोटेशन एट द शोल्डर। इसके अंदर भी क्या है, थ्रोइंग वाली एक्टिविटीज़, ठीक है, जिस तरह टेनिस में जो सर्व करते हैं, यानी कि जब टेनिस में आप दूसरी तरफ वो फेंकते हैं जो ठीक है, जब आप सर्व करते हैं, यानी कि जब आपने हिट किया है, वो वाला जो आपका फेज होता है उसे सर्व करना कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये जो फोर्सफुल रोटेशन हो जाती हैं उसके अंदर।
अगर आपके जो शोल्डर मसल्स हैं वो सही तरीके से इस तरह की रोटेशन जिसमें ह्यूमरस की हो रही होती है मोस्टली इन चीज़ों के अंदर, ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें, इन एक्टिविटीज़ में, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब ह्यूमरस के ऊपर ये जो मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, रोटेटर कफ हैं, जब ये स्टेबलाइज नहीं कर रहे थे ह्यूमरस को, तो क्या करती है ह्यूमरस, बजाय इसके ग्लूनाइड कैविटी के अंदर रोटेट करने के, वो ग्लूनाइड लेब्रम के साथ रोटेट करने लग जाती है, बाहर निकल के रोटेट करने लग जाती है। ठीक है, उसकी वजह से ये रोटेशनल इंजरीज आती हैं। ठीक है, इसमें फिर टीयर आ जाते हैं, जिस तरह टीयर है बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि आपका ग्लिनॉइड लेब्रम के साथ जब वो उसका अटैच हो रहा होता है, ग्लिनॉइड फोसा के साथ वो अटैच हो रहा था, जाहिर बात है उसका जब वो रोटेट करेगी, जाहिर बात है ग्लिनॉइड लेब्रम के साथ रोटेट करेगी, उधर से उसके ऊपर से बाहर से जो बाइसेप्स का टेंडन गुजर रहा है उसके ऊपर भी प्रेशर डालेगी, तो जाहिर बात है उसका वो टीयर हो सकता है बाइसेप्स का। ठीक है, तो ये वाली इंजरीज इस तरह से आ जाती हैं, रोटेशनल इंजरीज। ओके क्लास, उसके बाद ये मैंने इसके अंदर लिखा है सी बुक, ये मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया है, बट ये सारा जो एक्सप्लेन किया है वो बुक वाला ही एक्सप्लेन किया, बट आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुक से पढ़ना है ये। ओके क्लास, थैंक यू।